जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष अड्डा यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप डी के सभी छात्र ध्यान दें, आप सभी का एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आपके पास वक्त बहुत कम है और वक्त बहुत आपको मिला है इस एग्ज़ाम के लिए। अब तक तो आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए और लास्ट टाइम में आप सभी को पता है कि केवल आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और स्पीड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। और जो है कि आपको चैप्टर वाइज जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, परंतु अब आपके पास जो तैयारी का एक सबसे बढ़िया तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको पर डे कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए या फिर कोई ना कोई एक ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए पर डे। ये आपकी स्पीड को और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, जो आपके सफलता के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जो है कि 2018 यानी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर 2018 में 16 नवंबर 2018 का ये पेपर है, इसको मैं आज डिस्कस करवाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है। तो जो ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइट, उसके बाद दिया है थैलोफाइट, दिया है टेरिडोफाइटा, उसके बाद दिया है आवृत बीजी। तो देखिए जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है। तो जो परागण होता है ना वो होता है जो आवृत बीजी होते हैं, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो जो स्पर्म होता है उसमें होता है आपका परागण। और आपको पता होना चाहिए कि जो परागण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पौधों में परागण होता है तो इसमें होता क्या है कि जो पौधे का पुंकेसर होता है उसमें परागकण होता है। उस परागकण से जो पौधे का जो अंडप है, अंडप जो इस प्रकार से बना होता है पूरा टोटल, ठीक है, उस अंडप में ऐसे ऊपर का जो वर्तिकाग्र वाला पोजीशन होता है, इस वर्तिकाग्र वाले पोजीशन पे जो है कि जो स्पर्म होता है, इस यहाँ पे स्पर्म ना बोल के उसको परागण बोलते हैं पौधों में, परागकण। तो परागकण जो है कि जाकर के वर्तिकाग्र पर ऐसे यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं भाई? परागण बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसमें होता है, तो ये होता है आवृतबीजी पौधे में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए 7वां वेतन आयोग जो है वो 2016 में आया था। इसके अध्यक्ष के रूप में जो है कि अशोक कुमार माथुर को जो है कि नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा कि ये जो वेतन आयोग है वो हर 10 साल पे, हर 10 वर्ष पे जो है कि वेतन आयोग जो है कि लागू होता है, जो है कि उसकी सिफारिश होती है और ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए वही है कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आपका है, यानी कह सकते हैं कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, मतलब जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं सिलॉक्स कहते हैं शॉर्टकट में। तो उसका एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कुछ बिस्तर दरियाँ हैं। देखिए ये आपका बिस्तर हो गया, ठीक है, और इसमें से कुछ हो गई क्या, दरियाँ हो गई। इसमें से कुछ बिस्तर क्या हो गई, दरियाँ हो गई। ठीक, अब आपका करा आगे कह रहा है कि दूसरे वाले में सभी दरियाँ चटाइयाँ हैं, यानी जितनी भी दरी है ये सारे के सारे दरी क्या है, चटाई है। समझा रहा है? तो अब इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है निष्कर्ष में कुछ चटाइयाँ दरियाँ हैं। तो देखिए अगर सभी दरियाँ चटाइयाँ हो गई तो सभी दरी चटाई के अंदर चला जाएगा, तो चटाई का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा दरी के अंदर। तो कुछ चटाइयाँ दरियाँ हैं, ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, यानी पहला आपका करेक्ट है। दूसरा कुछ बिस्तर चटाइयाँ हैं। तो देखिए बिस्तर का कुछ हिस्सा दरी में था और दरी का पूरा भाग क्या है, चटाई के अंदर है, इसलिए बिस्तर का ये वाला जो पोर्शन है वो चटाई के अंदर आ जाएगा। तो कुछ बिस्तर चटाई भी हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे इसमें हम लोग, कह रहा है पहला, ये दूसरा। इस पर क्या कह रहा है कि हाँ ये जो है आपका इसमें या तो 1 अथवा 2 कह रहा है, जबकि यहाँ पे आपके
दोनों करेक्ट होंगे। आप चेक कर सकते हैं दोबारा फिर से। कह रहा है कुछ बिस्तर दरियाँ हैं, तो कुछ बिस्तर को हमने दरी दिखा दिया। फिर बोला कि जितनी सभी दरियाँ चटाइयाँ हैं, तो जितनी भी दरी है सबकी सब चटाई हैं। तो पहला कह रहा है कि सभी चटाइयाँ दरियाँ हैं। ओ, सभी चटाइयाँ दरियाँ नहीं है, बल्कि कुछ चटाई जो होंगे वो दरियाँ होंगी, अर्थात पहला वाला आपका गलत है। क्यों भाई, ध्यान से देखिएगा। कुछ चटाई दरी हो सकती हैं, लेकिन सभी चटाई दरी नहीं होंगी। यहाँ पे होने के लिए हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बोला है, इसका मतलब निश्चित बोल रहा है। यहाँ पे केवल और केवल कुछ जो आपके चटाई होंगे वही दरी होंगे, जबकि यहाँ पे बोला है कि सभी चटाइयाँ दरिया होंगी। तो इसलिए क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा आपका करेक्ट है। तो केवल 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है मैथ से है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ABCD 4 धनात्मक पूर्णांक हैं, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि A गुणे B गुणे C बराबर दिया है इतना, B गुणे C गुणे D बराबर दिया है इतना, C गुणे D गुणे A बराबर इतना दिया है, और D गुणे A गुणे B बराबर दिया है आपका 18। तो कह रहा है कि चारों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, यानी A गुणे B गुणे C गुणे D। तो इसके लिए देखिए ध्यान से हम कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। जो दिया है आपका A गुणे B गुणे C बराबर दिया है आपका 36। फिर क्या दिया है, फिर आपका दिया है B गुणे C गुणे D बराबर 48। तो इसका आपस में भाग कर दीजिए। तो भाग कर देंगे तो BC खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा A, नीचे बचेगा D। तो A बटे D आएगा इधर, और उधर 12 से काटेंगे, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, यानी कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। उसी प्रकार आप क्या करिए, अगला जो दिया है उसके हिसाब से कर लीजिए। दिया है C गुणे D गुणे A बराबर 324, और क्या दिया है उसके बाद दिया है आपका D गुणे A गुणे B बराबर ये दिया है कितना, तो ये दिया है आपका 18 दिया है ना। तो इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या निकल जाएगा आपका, DA कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे तो देखिए कितने से कट रहा है। तो पहले तो आप 18 से कटे क्या, 18 की 18 दूना 36, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखिए ध्यान से, तो 6 से काटिए, 6 पंजे 30, हाँ 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, बचेगा 2 24, 6 चौका 24, और यहाँ 36 का 18। फिर जब काटेंगे यहाँ से तो 18 से, और वैसे 18 का स्क्वायर भी था ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो डायरेक्ट काटते तो 18/1 आता। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, C/B बराबर 18/1। तो आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ चारों गुणा क्या होगा, A गुणे B गुणे C गुणे D। तो हम लोग क्या करेंगे, A के लिए यहाँ से ले लेंगे 3, B के लिए यहाँ से ले लेंगे 1, C के लिए यहाँ से ले लेंगे 18, और D के लिए यहाँ से ले लेंगे 4। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 72 गुणे 3, और 3 दूना 6, और 3 7 21, यानी 216। अगर कहें तो ABCD का कम से कम मान कितना होगा, तो न्यूनतम वैल्यू होगा इसका कितना, 216। ठीक है, रेशियो के हिसाब से जब निकालते हैं हम लोग, तो ये ABCD का न्यूनतम वैल्यू आता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आता है, कम से कम आता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 216 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो कहेंगे ऑप्शन जो है कि आपका A करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम में ऑक्साइड के रूप में जो कि आपका क्या मिलता है, तो मिलता है नाइट्रोजन और सल्फर मिलता है। ऑप्शन ए आपका जो है कि करेक्ट होगा। ठीक है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ये जो होता है, ये तो अब N2O जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। आपका पूछता भी है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो N2O आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि NO2 अगर है तो ये है आपका, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इन दोनों की बात करें तो इन जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का नाम सुने हैं, ऐसी वर्षा जिसमें शरीर पे अगर पानी पड़े
तो शरीर पे फोड़े फुंसी होने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का बारिश होता है उसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन सल्फर गैस रहते हैं। ऐसे जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, ये उस पानी में घुल जाते हैं, तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में पूछता है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो कह देंगे किस किस गैसों, अम्लीय वर्षा किस किस गैसों का मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए NO2 मतलब, NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक किसका फार्मूला है, लाफिंग गैस का फार्मूला है। तो आपको यहाँ से जो पूछा था कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर जो है कि ऑक्साइड के रूप में मिलता है, अर्थात क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो किसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर का। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 माइनस, तो इसका कुछ करना नहीं है, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो आपका ये अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा, ये बॉड मास वाला क्वेश्चन है तो एकदम अंदर वाले ब्रैकेट से हल करते हैं। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और उसके आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 माइनस जब 5 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पूरा हो गया 0। अब 15 में से जब 0 घटाएंगे तो 15 ही आएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसको अंदर से हल करते हैं, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग का है, कह रहा है कि CGLPUY है ये, तो इसमें कह रहा है कि अगला क्या होगा, तो CGLPUY, तो सी का होता है 3, जी जो है आपका, जी का होता है कितना, तो 7, इसका होता है 12, इसका होता है 16, इसका होता है 21, इसका होता है कितना, 25। तो देखिए अगला पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर देखिए 3 से 7 हुआ, 4 बढ़ा, 4 की वृद्धि, इसमें कितना 5 की वृद्धि, इसमें कितना 4 का, फिर इसमें कितना, फिर 5 का, 16 5 21, यानी 4 बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, तो अब क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ गया तो अब क्या बढ़ेगा, अब 4 बढ़ेगा, तो 21 4 25, और जब 4 बढ़ गया तो अब क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 25 + 5 30, 30 पे कौन सा आएगा अक्षर ABCD का, तो कहेंगे देखिए 26 होता है Z। ठीक है, तो उसके बाद फिर ABCD शुरू होगा, ABCD, तो 26 होता है Z, तो A हो जाएगा 27, B 28, C 29, D 30। तो जब भी ABCD खत्म हो जाए तो 26 पे Z होता है, तो फिर दोबारा ABCD शुरू होगा, तो A को हम 27 कर सकते हैं, B को 28, C को 29 और D को 30। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा D। तो D आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का जो है कि दूसरे का दिया है 24 मीटर। तो कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, एक वर्ग का परिमाप दिया है 32 मीटर, तो अगर परिमाप 32 मीटर है तो परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, तो 4A बराबर कितना दिया है 32। तो यहाँ से काटेंगे तो A बराबर मिल जाएगा 8, यानी पहले वर्ग की भुजा मिल गई 8 और दूसरे का करा कि और दूसरे वर्ग का जो है कि 24 है, तो दूसरा वाला वर्ग है तो मान लेते हैं उसकी भुजा क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो 4B उसका परिमाप होगा, तो बराबर होगा 24। तो कट करेंगे वहाँ से तो B बराबर मिल जाएगा आपको कितना 6। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहेंगे इसका भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कहेंगे इसका स्क्वायर, इसके भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 100। तो जो नया वाला जो आपका मिलेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो वर्ग मिलेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कह रहा है ना कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऐसे बोलना चाहिए था कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है।
तो इन दोनों का वर्गों का योगफल मिल जाएगा कितना, कहेंगे इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल मिल जाएगा 100। तो जो तीसरा वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल 100 होगा। तो अगर उसका क्षेत्रफल 100 होगा तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, x², यानी ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो भुजा निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो विकर्ण होता है किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो कहेंगे भुजा कर्ण में 2 होता है, यानी x कर्ण में 2। तो x मतलब भुजा कितना हो जाएगा, 10 कर्ण में 2। आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर क्षेत्रफल 100 है तो भुजा अपने आप वर्गमूल लेंगे 10 आ जाएगा। अब विकर्ण क्या होता है, भुजा कर्ण में 3, भुजा कर्ण में 2, विकर्ण होता है डायगोनल होता है भुजा कर्ण में 2, यानी 10 कर्ण में 2 हो जाएगा। तो 10 कर्ण में 2 सेंटीमीटर जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश मिष्टी एक प्रसिद्ध मिठाई है, यानी कह रहा है संदेश मिष्टी किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। तो ये देखिए मिष्टी शब्द, ऐसे शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किस राज्य में, तो ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल का जो है कि मिष्ठान है या मिठाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है और उनका लसा दिया है इतना। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का मस क्या होगा। आपको पता है कि 2 संख्याओं का जो गुणा होता है, मान लीजिए पहली संख्या a दूसरी b है, तो इन दोनों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, इनका HCF और गुणे इनका LCM। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, दोनों संख्याओं का गुणा दिया है 2772 बराबर, उसमें से आपको HCF पूछ रहा है, मस मतलब HCF, H माने मस HCF और L माने LCM लस, तो वो दिया है कितना 462। ये याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणा बराबर उनका मस और गुणे उनका लस है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, तो देख लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कितनी बार में कटेगा। तो पहले 2 से ही काट लीजिए, नहीं समझा रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16 और 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर उसके बाद जो है कि 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में काटेंगे कट जाएगा, तो यानी आपका H बराबर मिल जाएगा 6। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, तो मस हो जाएगा 6। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कह रहा है कि ये पूरा एक डायग्राम दिया है, एम करके दिया है, इसको एन करके दिया है, इसको यल करके दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि उपरोक्त वेन आरेख 3 प्रकार के खेल यम एन और यल में किसी कक्षा से भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी तीनों खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है 6, 100, 30 और 64। तो हम आते हैं थोड़ा सा डायग्राम को लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। पूछ रहा है तीनों खेल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए ध्यान से, यम वाले खेल में कुल मिला जुला के इतने छात्र भाग लिए, टोटल जोड़ लेंगे तो एन वाले क्षेत्र में कुल मिला जुला के इसको पूरा जोड़ लेंगे तो एन वाले में कितना भाग लिए वो मिल जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यल वाले खेल में कितना भाग लिए हैं वो मिल जाएगा। तो ये जो 8 है वो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों खेल को खेलते हैं। ये जो 9 है वो इन दोनों खेल को खेलते हैं, क्योंकि ये 9 यल में भी आता है और किस में आता है, और ये एन में भी आता है। उसी प्रकार ये जो 7 है, ये 7 बता रहा है कि 7 क्या है, तो यम में भी आ रहा है वो और यल में भी आ रहा है। तो ये 7 लोग जो हैं वो इन दोनों खेल को खेलते हैं। लेकिन ये जो 6 है, ये जो 6 है 6 है, वो देखेंगे तो यम के अंदर भी आ रहा है, एन के अंदर भी आ रहा है और यल वाला घेरा के अंदर भी आ रहा है। अर्थात ये जो 6 है बता रहा है कि ये उन लोगों की संख्या बता रहा है, उन लोगों की संख्या 6 बता रहा है जो तीनों प्रकार के खेल में भाग लेते हैं। तो तीनों प्रकार के खेल में भाग लेने वालों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने हर एक चीज़ इसलिए बताया ताकि आपको अगर ये पूछ दे कि केवल यम और यन खेल खेलने वालों का संख्या कितना है, तो केवल अगर बोल दिया तो इसका मतलब 8 लेना है। यम और यन दोनों बोलेगा, केवल यम और यन तो 8 लेना है। ऐसे पूछे केवल यल और यन में भाग लेने वालों की संख्या तो 9 बोलना है। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे बोले कि यल और यन में भाग लेने वालों की संख्या, केवल ना बोले, केवल शब्द ना बोले यल और यन में भाग लेने वालों की संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये 6 जो है ना वो यल में भी आता है यन में भी आता है।
तो इन दोनों को 9 6 15 करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केवल यल और यन में भाग लेने वालों की संख्या, तो वो 9 होगा, 9। लेकिन अगर ये पूछा जाए यल और यन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, तो 9 6 15, और तीनों में तो 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का वर्णन दिया गया है। अब वो कह रहा है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और दिया है सेल इन लैक्स, मतलब बिक्री लाखों में। तो पहले साल में 3 लाख, दूसरे साल में 8 लाख की बिक्री हुआ है, और तीसरे साल में 9 लाख की बिक्री हुई है। तो कह रहा है वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने % अंतर है। तो वर्ष 1 से वर्ष 3 की बात करें तो वर्ष 1 में 3 है, और वर्ष 1 में 3 लाख की बिक्री हुई है, और वर्ष 3 में यानी तीसरे साल में 9 लाख की बिक्री हुई है। तो कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 6 बढ़ गया। कितने पर 6 बढ़ गया, तो कहेंगे स्टार्टिंग में 3 था पहले साल में, और तीसरे साल में 9 हो गया, तो 6 बढ़ा। तो इस 6 की वृद्धि किस पर हुई है, तो कहेंगे बेस बनाएंगे पहले साल को, तो 6 की वृद्धि हुई है 3 पर, तो कितना % बनाएगा। तो भिन्न को % में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, गुणा करते हैं। तो काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 × 100 कितना %, 200% आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई ये 14वां क्वेश्चन है। एक वृत्त 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, करा एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है। अब चाप क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इसको हम आपको इस पेपर पे समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में क्या किया गया है कि एक चाप लिया गया है। चाप क्या होता है, कहेंगे ये जो पूरा इसका परिधि है, जो इसका सरकमफेरेंस है, जो इसका पेरीमीटर है, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप बोलते हैं। सबसे बड़ा चाप, वृत्त का सबसे बड़ा चाप उसकी परिधि कहलाती है। तो इस परिधि पर से अगर छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए काट लिए, तो इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क चाप बोलते हैं ना। मान लीजिए कि इसको हमने नाम दे दिया, क्या, इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने AB। तो इसकी लंबाई कितना दिया है, असल में इसकी लंबाई नहीं दिया है यहाँ पे, इस जीवा की लंबाई दिया है, नहीं तो सवाल लग ही नहीं पाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, वृत्त का सेंटर है, और इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगी, तो ये 10 होगी। तो यहाँ से जब हम इस पर लंब गिराएंगे, ये जीवा है, कॉर्ड है, कॉर्ड जीवा। तो वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब गिराएंगे, वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, यहाँ से लंब गिराएंगे OM, तो OM की लंबाई कितनी होगी ये हमको बताना है। ये कह रहा है ना कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दिया है, जीवा का 16 सेंटीमीटर, इसे चाप बोल दिया है, जबकि चाप नहीं होगा, ये जीवा होगा। 16 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, और ये है आपका चाप नहीं बल्कि यहाँ पे जीवा बोलना चाहिए, यहाँ पे जीवा, यहाँ पे जीवा होगा, तभी जाके सवाल लग पाएगा आपका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जानते हैं प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई जीवा को आधा आधा करता है। तो अगर ये जीवा दिया है आपका 16 सेंटीमीटर, तो उसका आधा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण है 10 है और आधार 8 है, तो लंब कितना होगा, 6 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, आप सभी को पता है कि पाइथागोरस यूनान के गणितज्ञ थे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टेट सीटेट में पूछता है, आपके एग्जाम में भी कभी जीके के रूप में पूछ लेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्राचीन नाम क्या है, तो कहेंगे इसका नाम है बोधायन प्रमेय। क्या नाम है, बोधायन प्रमेय। और ये हमारे बब्बा हैं, हमारे और आपके बब्बा हैं, अर्थात ये भारतीय हैं। भारतीय जो लोग होते हैं हमारे पूर्वज, उनको हम बब्बा सम्मान से बुलाते हैं। ठीक है, तो बब्बा ने ये प्रमेय पाइथागोरस से 450 साल पहले दे दिया था। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय जो आप लोग पढ़ते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर
बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। तो ये जो प्रमेय आप पढ़ते हैं ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। परंतु पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो हमारे बब्बा भारतीय गणितज्ञ बोधायन बब्बा ने ये 450 साल पहले इस कथन को कह दिया था, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। पाइथागोरस ने इसको प्रूफ किया, इसीलिए इनके नाम से ये ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसे हम सम्मान के तौर पे बब्बा प्रमेय कहते हैं, ठीक है, यानी बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो आपको पता है अगर कर्ण 10 है, आधार कितना यहाँ पे 8 है, तो लंब कितना होगा 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है कि इस जीवा की केंद्र से दूरी होगी। तो ऑप्शन सेकेंड यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर। तो अगर एक भुजा को ए बोलेंगे तो सब भुजा ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक वर्ग है, अब इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर यक्स मान लेते हैं तो सारी भुजाएं यक्स 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 हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कर्ण में 3/4 √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, उसके भुजा का स्क्वायर। और ये दोनों बराबर बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ से बोला है कि इस प्रकार है, तो कह रहा है कि उपरोक्त वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा का अनुपात क्या होगा। अच्छा, वर्ग की प्रत्येक भुजा यक्स मान ली है तो उसका क्षेत्रफल यक्स स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए मान ली है तो उसका क्षेत्रफल कर्ण 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। जब यहाँ से आप इसको निकालेंगे वर्गमूल लेकर के, तो जानते हैं ये लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, 2 लिखा है, 2, ठीक है। वर्गमूल का मतलब यहाँ पे 2 लिखा है। जब दोनों साइड का फिर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका वर्गमूल 2, और यहाँ पे ए हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है तो उसकी जो ऊंचाई होती है, जो उसकी हाइट होती है एच, वो हो जाएगा आपका कर्ण में 3/2 गुणे भुजा होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा ए हो, किसी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो तो उसकी ऊंचाई कर्ण में 3/2 गुणे ए, कर्ण में 3/2 गुणे भुजा, कर्ण में 3/2 गुणे ए, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल बराबर किया, वर्गमूल लिया, तो उसके भुजा यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा और वर्ग के भुजा के बीच में ये रिलेशन आ गया। और हमसे तो पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा के बीच में क्या अनुपात होगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई इतनी हो गई और वर्ग की भुजा निकालनी है, तो वर्ग की भुजा यक्स है तो बटे यक्स कर लेते हैं। तो यानी इतना बटे एक्स, इसको रेशियो हल करना है। ये ऊंचाई माने एच बटे एक्स निकालना है, ऊंचाई बटे भुजा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, कर्ण 3/2 इंटू ए, इसको सॉरी हमको निकालना है ऊंचाई बटे एक्स, तो कर्ण 3/2 इंटू ए बटे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा है कितनी, हम लोग निकालें, यहाँ पे इतना निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे इसको 3, यहाँ पे 4 और बटे 2 इंटू ए, तो ए से ए खत्म, 2 से 2 खत्म। जब इसको हल करिएगा ना तो होता क्या है, जब इसको हल करिएगा तो ऊपर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बटे, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेन बात है कि इसको कैसे काटेंगे। कर्ण में 3 में अगर आपसे कहे कि कर्ण में 3 घात 4 से भाग दीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो जब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 कट के। तो राइट आंसर जो आएगा आपका इस प्रकार से आएगा, तो यही रेशियो बनेगा। तो कर्ण में 3 घाते 4 संबंधे 1, बढ़िया प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है। अब ये कैलकुलेशन आप कैसे सीखेंगे, जब आप कर्ण और घातांक पढ़े होंगे बेसिक से तो आपको पता होगा कि ये क्या है कैसे है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, परंतु क्या था कि उसमें कैलकुलेशन का खेल था, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, मैंने यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगर नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से ऐसे हो गया कि अगर मैं कर्ण में 3 घात 4 से भाग दूंगा तो ये कैसे आ गया।
आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कर्ण में 3 का मतलब होता है 3 के पावर 1/2 और कर्ण में 3 घात 4 का मतलब होता है 3 घात 4 का मतलब होता है 3 के पावर 1/4। जब भाग देंगे तब पता है ना कि आधार सेम सेम है, आधार सेम सेम है तो घात घट जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। और जब इसको हल करेंगे तो 3 के पावर कितना आएगा 1/4 और 3 के पावर 1/4 को लिखते हैं कर्ण में 3, पावर 1/4 है तो एक कर्ण का घात बन जाएगा, 1/4 है तो ये 4 जो है नीचे इस कर्ण का घात बन जाएगा। ठीक है, समझाया? ठीक है, तो चलिए आज वाली क्लास यहीं पर रुकते हैं। आज हमने इस सेट के 15 क्वेश्चन देखे हैं। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको मेरा प्रयास ये जो है आपके लिए जो मैंने प्रयास किया है आपको कुछ देने का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आगे इसको कंटिन्यू रखा जाए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ लें। और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा जैसा आपका कमेंट होगा उसके हिसाब से। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जो है कि मेरी ख्वाहिश है आगे यूट्यूब पे बहुत कुछ करने की, लेकिन मैं अकेला हूँ और उस आधुनिक जो समय चल रहा है, जो यूट्यूब पे आधुनिक समय चल रहा है, इस समय जो है कि काफ़ी स्मार्ट बोर्ड वगैरह लेकर के बड़ी एक टीम के तहत लोग जो है कि यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर मैं अभी अकेला हूँ लेकिन आप लोग हमारे साथ हैं, मुझे पता है। और अगर आप साथ देंगे तो सब कुछ अपना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हम सबका हो जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए और इस बार ग्रुप डी में एक सीट अपना फिक्स कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, गुड बाय।